हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जोहार। मैं ही रंजीत महतो अपने चैनल टीआईटी रिवीजन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब सकुशल पूर्वक होंगे। और आज के क्लास जो है 9th क्लास की केमिस्ट्री पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्लासेस है, इसमें KLMN जो शेल होता है, जो एक के जो परमाणु होते हैं उसके परमाणु के बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स गतिशील अवस्था में रहता है, तो हर एक KLM सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में, और उसकी जो क्षमता होती है कि एक पहला सेल जो K है उसका कितना क्षमता होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो कैरी कर सकता है, उसके विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। और इस जानकारी से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी होते हैं संयोजकता, उसको जानेंगे। और इससे आगे आपके केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड का निर्माण जो होता है, एक रसायन जो है और दूसरे रसायन के साथ किस प्रकार से अपना अभिक्रिया करता है, अपना आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के करते हैं और एक यौगिक का निर्माण करता है, इसके बारे में आपको जानने में आसानी होगी। और इसमें आपको धातु और धातुओं की पहचान हो पाएगी। मेरे चैनल में आपको इस प्रकार के क्लासेस फ्री उपलब्ध है। अगर आपको इससे लाभ प्राप्त होता है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। तो चलिए अब मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले नंबर में हाइड्रोजन है, दूसरे में हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो 1 से 20 तक का जो अभी आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि जो एक के आपका परमाणु होता है, यानी जो एक एटम होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस गतिशील अवस्था में आपका उनका सेल होता है, ठीक है, कक्ष होता है। उन कक्ष का नाम जो है वो है आपका, ये जैसे सबसे पहला कक्ष होता है ये आपका K से, फिर L से, फिर L से, M से, फिर N से। तो ये जो इनका नाम है ये ठीक उनके जैसा नाम में आपको मिलता जुलता दिखेगा। जैसे कि आजकल के जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है उसमें सबसे पहले J से जावा, फिर K, ऐसे करके जे से आपका जावा हो गया, फिर किटकैट आया, मार्शमेलो, नेगट, ऐसे करके ये आपका सीरीज बढ़ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आपको याद करना है तो ये तरीका आपके लिए सबसे उत्तम है। ठीक है, अब यहाँ पर सबका मतलब कि कैपेसिटी होता है हर सेल का कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। तो इस फार्मूले से आप मतलब कि इसके क्षमता को मतलब कि पता कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे मतलब पहले नंबर में आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी एक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन में उसका परमाणु संख्या भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, और K सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मास नंबर भी इसलिए 1 होता है। ओके, हीलियम जो है ये गैस है, इसमें दूसरे नंबर पे आता है, और इसमें देखिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा गया है। तो इसका जो आपका K सेल है कि अगर मान लीजिए एक एटम है, जैसे कि मान लीजिए हीलियम है, ठीक है, ये K सेल है। तो K सेल है तो ये नंबर 1 में आता है, यानी n = हमें क्या 1 रखना होगा। तो अगर हमें इसको n = 1 रखता हूँ तो जैसे 2n² होता है, तो इसमें मैं कैसे करूँगा सॉल्व इसको, इसमें मैं ये n जो है वहाँ पर क्या रखूँगा, K का वैल्यू 1 रखूँगा और इसका स्क्वायर कर दूँगा। तो 2 × 1 होगा, इससे आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि इसका जो पहला सेल है K में हमेशा आपको 2 दिखाई देगा। ये देखिए L जो है, L कितने नंबर में, दूसरे नंबर में, तो 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ 2 × 2 × 2 कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए L में 8। तो इसी प्रकार से आपको M में अगर देखेंगे तो वो 3 है, 3 का स्क्वायर होगा, और 2 × 3 × 3 = 9,
तो कितना आया 18, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी KALM सेल है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकते हैं उसके बारे में आपको इस फॉर्मूले के द्वारा पता लगेगा, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कि इनका किस तरह से रखा जा रहा है। हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम 2 है तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 2 रखा गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए हीलियम में K सेल में 2 रखा गया है। अब आपके लिथियम में 2 रखा गया, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 पहले में तो रखेंगे, उसके बाद जो 1 बचेगा वो अगले वाले सेल में रखा जाता है, ठीक है। जो भी बचेगा आगे आगे रखा जाता है, क्योंकि आपको K सेल में सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इनका पावर ही है 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने का, ठीक है। तो ये पहले लाइन में सब में 2 आपको दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब L की बात करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन का यदि 6 नंबर में है तो 6 नंबर में पहले में 2 रखेंगे, फिर उसके बाद 4, 6 हो गया। तो अब L का कितना है 8 तक, तो ये देखिए ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए आपका यहाँ पर फ्लोरीन में आइए, फ्लोरीन में आपको 7 दिखाई देगा, और 7 के बाद देखिए आपका नियॉन में, नियॉन जो है 10, इसका इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसमें 10 पाए जाते हैं क्योंकि ये 10 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको लास्ट में 8 दिखेगा, उसके बाद आपको 8 वाला लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको आगे देखते हैं 11 नंबर में, 11 नंबर में जैसे 2 और 8 ये 10 हो गया, उसके बाद 1 आगे बच गया, आगे फॉरवर्ड करके गया M सेल में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को KLM सेल को भरा जा रहा है। अब नीचे जाते हैं आर्गन, आर्गन तक। आर्गन में देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 18 है तो लास्ट में 8 बचा, इसमें तो आपका जो है ये तीसरे नंबर में आता है 18 इलेक्ट्रॉन कैरी करने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस जब करते हैं, जब हमारा मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता है तो 8 में ऑक्टेट माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा आप कि आपको लास्ट में आर्गन में 8 दिखाई दे रहा है, उसके बाद पोटेशियम जो है यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं लिख करके 8 ही लिख करके एक आगे अगले जो N है N सेल में उसको रखा गया। फिर इसी तरह से आपको कैल्शियम में भी 2 आगे देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया, इसके बाद आपको जो इधर है वैलेंसी, ये वाला लाइन जो है ये वैलेंसी है। तो इस वैलेंसी में देखिए कैसा हो रहा है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 है और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 किसी और से अगर ये ले लेगा तो इसका 2 हो जाएगा और इससे ये सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखना आप लोग हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बहुत सारे मिक्सिंग ऐसे देखने को मिलेगा जो आगे क्लासों में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हीलियम पर जाते हैं। हीलियम क्या है, हीलियम जो है वो इनेट गैस है, इनेट जो अक्रिय जिसको बोलते हैं, वो क्रिया नहीं होता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में जिसका इतना साधन संसाधन और धन होता है जो किसी से ना भी ले या ना भी दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उतना उसका व्यवस्था है, तो वो बहुत ही कम होते हैं, बिरले होते हैं। उसी में से ये एक हीलियम है, इसका देखिए कोई भी संयोजकता यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं है, 0 है, क्योंकि ये 2 में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है अपना, इसलिए इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है किसी को देने का लेने का, ठीक है। अब इसी प्रकार का आगे आपको देखने को मिलेगा लिथियम, लास्ट में 1 है तो 1। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 1 2 3 और 4 ये जो हो 1 2 3 और 4 ये सॉरी ये 4 तक, ठीक है, ये 4 तक जिनका होता है उनका बैलेंसी जो होता है संयोजकता वो भी 4 ही होता है, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ 5 में चले जाएंगे, क्यों होता है ऐसा वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 1 है तो वो 2 से अपना अगर मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है या तो वो किसी को 1 दे देगा, ठीक है, जिसका लास्ट में 7 होता है। तो इस प्रकार से वो फिर 8 बनाएगा या तो 2 बनाएगा। तो 2 बनाने वाला तो आपको हाइड्रोजन दिखाई दिया। लिथियम क्या करेगा, 1 है इसका तो ये किसी को दे देगा, क्यों, क्योंकि जिसके लास्ट में 1 2 3 बचता है, ये 1 2 3 वो धातु होता है और धातु कभी भी किसी से लेता नहीं इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा देता है क्योंकि वो पॉजिटिव आयन होता है, धनायन होता है, ओके। अब कार्बन है, कार्बन क्या है, एक अधातु है,
तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्य कक्ष में, तो इसीलिए संयोगता भी 4 है। चतुस्संयोगता होता है, इसीलिए कार्बन दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड तैयार करता है और इसको किंग ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है आपका नेक्स्ट, आपके देखते हैं नाइट्रोजन में लास्ट में कितना है, 5 बचा है। तो 5 को अगर 8 करना है तो वो किसी और से 2 लेगा, तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन एक अधातु है, तो ये किसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऋणायन हो जाता है। ऋणायन मतलब नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से धातु और धातुओं का पहचान होता है। जैसे कि लास्ट में अगर आपका 4 से ज़्यादा, ये जैसे 4 से ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ से 4 से स्टार्ट करते हैं, ये 4 से 7 तक, ठीक है ना, ये अधातु है। जब 8 की बारी आता है, लास्ट में 2 की बारी यहाँ पर दिखाया गया है सबसे ऊपर, ये हीलियम वाला। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस। और यहाँ पर नियॉन जो है लास्ट में 8 है, ये एक इनर्ट गैस है। ये भी अपना मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, ये ना किसी से देगा ना किसी से लेगा, तो इसीलिए इसका भी वैलेंसी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अब नीचे जाते हैं। सोडियम, सोडियम में देखिए 1 है, धातु है, फिर मैग्नीशियम धातु, फिर एल्युमिनियम धातु, फिर उसके बाद आपका सिलिकॉन आ गया 4। सिलिकॉन के लास्ट में 4 है, लेकिन ये कार्बन के जैसा इसमें गुण नहीं होता है। ठीक है, और सिलिकॉन भी एक अधातु माना जाता है। ठीक है, तो आगे इस तरह से फॉस्फोरस है आपका, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। देखिए आर्गन, आर्गन फिर से एक आपका क्या आ गया, इनेट है, इनेट अक्रिय गैस है। इसमें भी लास्ट में 8 है, तो इसका भी संयोगता क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सब जो एलिमेंट है और एटम्स है, इनके बारे में जानना है, समझना है। और इसके ये वैलेंसी है, ये वैलेंसी आपको कैसे पता लगेगा, जिसका 1 2 3 है तो 4 तक उनका लास्ट में 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 और 3 4, यहाँ तक आपको ये वैलेंसी सेम नज़र आएगा ना। जैसे 5 से आगे चला गया 7 तक, 5 से 7 तक, तो 5 और 3 8 आता है, 6 और 2 8 होता है ना। तो इसी हिसाब से 8 करने के चक्कर में यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जब 5 है तो उसका 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 3, और वो अधातु है तो वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे 6 है तो उसका 2, 7 है तो 1, जिसका 8 हो जाएगा उसका 0। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये पीरियोडिक टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, इनको मतलब कि समझना है। तो जैसे कि आपको मैं समझाया, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आगे के जो आपके चैप्टर है उसमें मास नंबर निकालने के लिए, इससे पहले का जो पार्ट 1 है उसमें बताया मैं, और किस तरह से एक मतलब कि आपका एटम है, कोई भी एलिमेंट का, वो किसी दूसरे एटम के साथ मिल करके एक कंपाउंड को कैसे तैयार करता है, इसके बारे में आपको जानने में आसान होगा और केमिकल रिएक्शन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इसी प्रकार से उत्साह बढ़ाते रहिए। आप सभी को दिल के गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो